ओके तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम। अगर आपने अभी भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे आप पहुंच जाओगे उस लेक्चर पे। अगेन बोल रहा हूँ, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम देखोगे। हमने इस लेक्चर को 2 पार्ट में रखा हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हमने रे डायग्राम ऑलरेडी कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, और इस पार्ट में हम ओनली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन देखेंगे, मैथमेटिकल व्यू देखेंगे। ओके तो पहले आप उससे जाके देख लो। अगर आपने नहीं देखा है ना अभी भी, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक आपको पिन कर दूंगा, आप उसे देख लो। ओके तो देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन। ओके तो हमें क्या करना होता है आपको पता है ना। आपने इतने सारे डेरिवेशन, आप लास्ट डेरिवेशन पे आ गए हो, सेकंड लास्ट डेरिवेशन पे। इतना तो आपको अभी तक आइडिया लग ही गया होगा कि हम किसी भी रे ऑप्टिक्स के 12th लेवल के डेरिवेशन में फोकस मतलब एफ निकालने के पीछे नहीं पड़ते हैं, फोकस वगैरह फोकल लेंथ के पीछे नहीं पड़ते हैं। हमें चाहिए होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता कहते हैं मैग्निफिकेशन। देखो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने मैग्निफिकेशन का एक दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्मूला बताया था जो आपने 10th लेवल का फॉर्मूला था। अब आपको थोड़ा अलग बताते हैं, ये अल्फा बीटा यूज करते हैं। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या लिखना है, आवर्धन क्षमता लिखना आप इसे हिंदी में। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा याद रखना आप, ये किसके इक्वल होता है, ये ऑलवेज इक्वल होगा बीटा अपॉन अल्फा के। और बीटा हमें पता है इमेज जो हमारी आइज पे एंगल क्रिएट कर रही है अपॉन ऑब्जेक्ट जो हमारी आइज पे एंगल क्रिएट कर रही है, वो बीटा अपॉन अल्फा, ये हमेशा याद रखना आप। ओके इस डेरिवेशन के लिए तो कम से कम याद रखना मैग्निफिकेशन इक्वल बीटा अपॉन अल्फा, यही फॉर्मूला है यार, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके मैग्निफिकेशन को किस साल से शो कर सकते हैं हम शॉर्ट में, हम इसको शॉर्ट में शो करते हैं एम से, कैपिटल एम से, बीटा अपॉन अल्फा। इज इट क्लियर, हमने ऐसे शो कर लिया इसको। आगे चलते हैं, इसे डाल लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, जिसका हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। इसे डाल लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब आप एक चीज ध्यान दो, आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने कहा है ऑप्टिक्स में कहीं पे भी जो एंगल होते हैं ना, वो एंगल बहुत छोटे छोटे एंगल क्रिएट करते हैं। जब एंगल छोटे छोटे क्रिएट हो, छोटे छोटे अल्फा एंगल का क्या मतलब है, जैसे ये साइन ए है, साइन ए, तो हम ऑप्टिक्स में साइन ए को ए लिखेंगे क्योंकि एंगल छोटा है। इस केस में tan a है तो हम tan a को a लिखेंगे नॉर्मली, या a को tan a लिख सकते हो आप। वैसे ही आप ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, क्योंकि एंगल छोटे होते हैं इसलिए हम बीटा को, जो बीटा है हम उसको tan बीटा लिख सकते हैं। तो अपनी यूज के लिए हम उसको 10 में चेंज करेंगे, बीटा को हम 10 बीटा लिखेंगे और अल्फा को 10 अल्फा लिखेंगे। ये क्यों कह रहा हूं आपको जाके आगे समझ में आएगा डेरिवेशन में, बस आपको याद दिला दिया यहाँ पे। ठीक है, हम बीटा को 10 बीटा लिखने वाले हैं, अल्फा को 10 अल्फा। ओके तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 ट्राइंगल ले लो सॉल्व करने के लिए। अच्छा रुक जाओ, ट्राइंगल लेने से पहले ये तो पॉइंट है ना ऑप्टिकल सेंटर से, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम। सपोज इसका नाम देते हैं, इस ऑप्टिकल सेंटर का नाम है सपोज Q और इसका नाम है O। तो हम पहला ट्राइंगल ले रहे हैं, हम इस O को ही ले लेते हैं। पहला हम ट्राइंगल ले रहे हैं सपोज ट्राइंगल A डैश O B डैश, A डैश O B डैश। इन ट्राइंगल A डैश O B डैश क्या देखेंगे, देखो ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे A डैश B O डैश दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं यहाँ से आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे में है ना, ये देखो ये ऐसे में A डैश B डैश, ये O है, देखो एंगल कितना है बीटा। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा निकालना चाहें, tan थीटा, थीटा की जगह क्या है बीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह बीटा, तो tan थीटा इक्वल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, tan थीटा की जगह क्या एंगल कितना है यहाँ पे बीटा, tan बीटा इक्वल कितना होता है, याद है tan बीटा इक्वल tan थीटा इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर कौन होता है हमेशा, लंब कौन होता है, जो एंगल के सामने होता है। तो एंगल के सामने क्या है हमारा A डैश B डैश, तो ये हो गया परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन बेस। बेस क्या होता है, ये वाली लाइन O B डैश, O B डैश हमारा क्या हो गया बेस। ठीक है, जो ये A डैश O तो आपको पता है हाइपोटेनियस है, विकर्ण है। जो सबसे लंबी वाली होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस, इट मींस O B डैश आपका हो गया बेस। तो tan बीटा में हमें ये मिल गया A डैश B डैश अपॉन O B डैश। इज इट क्लियर, ओके। इनकी कोई यूनिट वगैरह पॉइंट वगैरह देखो A डैश B डैश का हमें नहीं पता है तो छोड़ दो। O B डैश कितना है, O B डैश हमारा है, देखो O B डैश का डिस्टेंस है UE, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे इसको, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है A B डैश अपॉन O B डैश की वैल्यू है UE, तो अपॉन UE। और अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करो, चिन्ह प्रॉपर्टी यूज करो,
तो आपको पता है लेंस के लेफ्ट साइड जो भी होता है माइनस में लिखोगे, लेंस के राइट में होगा प्लस में लिखोगे। यूई देखो लेंस के राइट में लेफ्ट में, लेफ्ट में, इट मीन्स यूई को आपकी चीज में लिखोगे माइनस यूई। ओके, सेकेंड लेंस देख लो, पहला सेकेंड ट्राइंगल देख लो। एक तो ट्राइंगल देख लो जिसमें बीटा मिले हमें, दूसरा ट्राइंगल देखना है जिसमें अल्फा मिले। तो अल्फा तो यहाँ पर है, तो ट्राइंगल का कुछ नाम दे दो, यहाँ पे कुछ दे दो नाम, इसका नाम दे दो ए डैश क्यू बी डैश। ओके, यहाँ लिखो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डैश, सॉरी बी नहीं लिखना है यहाँ पे, ए डैश क्यू, ये ना ए डैश क्यू, और ये उधर है बी डैश। ये ट्राइंगल बन गया, आई होप आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, ये ट्राइंगल बन गया ऐसे में, ये ऐसे यहाँ पर है, ये क्यू पॉइंट है, ये अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो 10 अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एंगल है सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ए डैश बी डैश। बेस कितना हो गया, बेस हो गया क्यू बी डैश इक्वल ए डैश बी डैश की तो हमें कोई हाइट वगैरह डिस्टेंस वगैरह पता नहीं है, लेकिन क्यू बी डैश को देखो, क्यू बी डैश के बीच का डिस्टेंस कितना है, वी ओ। ओके, और अगेन साइन कन्वेंशन यूज करो, वी ओ लेफ्ट में राइट में लेंस के, वी ओ देखो इस लेंस के ऑब्जेक्टिव लेंस के राइट में है, इट मीन्स ये सेव हो, उसके माइनस नहीं लिखना है, प्लस आएगा। अरे क्यों घेरते हो भाई इतना तो ये आ गया वी, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। मैं ऐसे कह रहा हूं, सपोज देखो देख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं यार, देखो आगे फ्रॉम, आई होप आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एम इक्वल बीटा अपन अल्फा है, अपन अल्फा। तो मैंने आपको क्या कहा था, बीटा को आप क्या लिख सकते हो, छोटे छोटे एंगल है ना, फॉर स्मॉल एंगल, बीटा को आप लिख सकते हो 10 बीटा, और अल्फा को आप लिख सकते हो 10 अल्फा। अब अल्फा बीटा का देखो वैल्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं, अल्फा बीटा इधर देखो, 10 अल्फा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, 10 बीटा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। तो पुट करो वैल्यू, ज्यादा समय क्यों गंवाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। एम इक्वल 10 बीटा, बीटा इधर है, बीटा की वैल्यू कितनी है देखो, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू और बेस में ई, ये हो गया 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन वी ओ। इज इट क्लियर, दिख रहा है ना साफ साफ किसकी वैल्यू है, मैग्निफिकेशन। अच्छा ये लास्ट लाइन शो हो रहा है कैमरे पे, देख लेते हैं, पर चलो हम पढ़ा रहे हैं, सो ही, हाँ इजिली शो हो रहा है। अच्छा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर भी ए डैश बी डैश है, नीचे भी ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, ये तो टर्म्स कैंसिल हो गए, ये वाला टर्म कैंसिल हो गए, ये ए डैश बी डैश ये कैंसिल हो गए, बच गया यू ई अपॉन वी ओ, ये बच गया, ये बच गया। मैं लिख देता हूँ, चलो सबको समझ में आ जाए, माइनस देखो ये वी ओ ऊपर चला गया तो माइनस तो रहेगा, माइनस ये वी ओ ऊपर आ गया और ये यू ओ आ जाएगा नीचे, सॉरी यू ओ नहीं है, ये यू ई है, ठीक है यू ई। तो एक चीज ध्यान देना आप यहाँ पे, ये वी ओ देख रहे हो, वी ओ, ये वी ओ है, वी ओ किसके इक्वल है, एफ ओ के इक्वल है। आगे जाके हम फोकस पे बात करने वाले हैं, इसलिए हम वीओ को क्या लिख सकते हैं, एफ ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा है ना वीओ, ये वीओ वाला डिस्टेंस एफ ओ के इक्वल है, देखो आगे जाके हम इसका यूज करेंगे, वीओ की जगह एफ ओ, वैसे यहाँ पे वीओ है, ओके, तो वीओ की जगह आप लिखोगे एफ ओ, ठीक है, क्योंकि इस यू ई को भी हम एफ के फोकस लेंथ के फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, ओके। तो ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, वीओ को एफ ओ दोनों सेम डिस्टेंस आप लिख सकते हो, पुट कर सकते हो। तो ये हो गया बॉस हमारा एम की वैल्यू, हमारे से लिख सकते हो, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। 85% काम हो चुका है, 15% काम रह गया, 15 क्यों 10%, 90% काम हो गया हमारा, मैग्निफिकेशन हमने गेन कर लिया यहाँ पे। चलो इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मिला हमें मैग्निफिकेशन, हमें मिला एम इक्वल, कितना मिला, एम इक्वल माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ओके, ये मिला हमें, इसे कर लो एक बॉक्स में बंद। ये मैग्निफिकेशन है, सिंपल केस, अगर आपसे पूछा जाए ना इन सिंपल पूछा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, इतना निकाल कर छोड़ दो, लेकिन ऐसे सिंपल नहीं पूछता एग्जामिनर, हमेशा कुछ ना कुछ गेम खेलते रहता है, सकुनी मामा जैसे ओके, गेम क्या खेलेगा, एग्जामिनर देगा आपको, पहले तो आपको समझाएगा एक्सप्लेन या फिर डिस्कस अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी को समझाइए, उसके बाद दे देगा केस,
दो केस होते हैं। केस क्या है, सिंपल सा, फर्स्ट केस क्या है देख लो ना, सिंपल सा, 10% काम रह गया, दोनों केस एक एक देख लो, छोटा छोटा केस है। तो एक केस आपके पास आएगा फॉर मिनिमम एंगल ऑफ क्लियर विजन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ क्लियर विजन, ये फर्स्ट केस आपके पास आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, है यहां पे जगह, लिख देता हूं पहला केस, केस फर्स्ट, फॉर मिनिमम एंगल, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ क्लियर विजन, ठीक है, ग्रीन मार्कर है, आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे पे, ओके। फिर भी बोल देता हूं मैं, आपको नहीं भी दिख रहा हूं, यहां पे लिखा है फॉर मिनिमम एंगल ऑफ क्लियर विजन। अगर आप हिंदी मीडियम में हिंदी में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, अगेन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। मैंने अगेन आपको बता देता, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इतना होगा, वी को आप डी पुट करोगे, वी को क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर मिनिमम एंगल ऑफ क्लियर विजन के लिए आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले वी को डी पुट कर दोगे, ओके। और क्या करना है हमें, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करो तो लेंस फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, ये तो हम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। देखो वीई की बात करें हम, वीई को छेड़ रहे हैं। वीई क्या है, इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीएस लेंस, आईपीएस लेंस की बात करें, देखो ई है ना नीचे, आईपीएस लेंस की बात करें, इसलिए यहां पे जो फोकस होगा वो भी आईपीएस लेंस का होगा, इसलिए एफ के बेस में ई, जो वी है इसके बेस में भी ई, और जो यू है इसके बेस में भी ई, क्योंकि हम आईपीएस लेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे चेंज कर दिया हमने। वीई देखो आईपीएस लेंस में लेफ्ट में राइट में है, देखो वीई, पहली बात तो वीई को हमें क्या पुट करना है, डी पुट करना है। चलो इसको मैं आगे देखते हैं, आगे पुट करता, अरे इन आंखों को मिटाना पड़ेगा, दिल पर पत्थर रखते हुए, नहीं पत्थर क्यों, दिल पर डस्टर रखते हुए मिटा रहा हूं मैं ऐसे इन प्यारी प्यारी आंखों को, क्या छोड़ो। देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, वीई को मुझे डी लिखना है, और डी को देखो, ये वीई और डी देखो, वीई हो या डी हो दोनों एक ही चीज है, लेंस के लेफ्ट साइड है। और अगेन साइन कन्वेंशन में जो भी टर्म्स लेंस के लेफ्ट साइड हो हम उसे माइनस में लिखते हैं, इसलिए ये डी जो है ये डी ना होकर ये कितना होगा, माइनस डी, क्योंकि लेफ्ट में है। अब इस वैल्यू को नीचे पुट करो, यू, अगर देखो यूई भी लेफ्ट साइड है, यूई भी लेफ्ट साइड है, तो आप यूई को क्या पुट करोगे, इसे पुट करोगे माइनस यूई, माइनस है ना लेफ्ट साइड, तो इस वैल्यू को ऊपर पुट करो जरा फटाफट फटाफट, ये हो गया 1/, देखो 1/fe है, ये 1/fe इक्वल, ये वी है, वी की जगह क्या पुट करना है, माइनस डी, तो वी की जगह माइनस डी, अगेन माइनस 1/ue। अच्छा यहां पर ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ये माइनस 1/ue है, ठीक है, और ue को हमें क्या पुट करना है, माइनस ue पुट करना है। तो आप देखो यहां पे, जैसे यहां पे माइनस है और ये है 1/, और ue को हमें क्या पुट करना है, माइनस ue। तो आप देखो यहां पे माइनस ऑलरेडी है, और अगर हम माइनस अगर ऐड करें तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ue। हम ये सब कर क्यों रहे हैं बॉस, पहले समझा देता हूं मैं आपको। इस स्टेप में हम इसलिए आए ना, देखो हमारा काम यहां तक बन गया था, हमें फिर स्पेशल केस आया कि फॉर मिनिमम एंगल ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, उसमें क्या करना है, सिंपल सा देखो, ये जो पहला आंसर आपका है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट से कुछ नाम दे दो, इक्वेशन सेकंड दे देते हैं इसे। इसमें देखो FO है और UE है, तो FO को हम नहीं छेड़ेंगे, ये जो UE है ना 1/UE, इसका हम फायदा उठाएंगे। 1/UE का फायदा कैसे उठाएंगे, देखो यहाँ पे UE दिख रहा है आपको, UE की वैल्यू निकालेंगे हम, 1/UE की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको फाइनली हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो ये है हमारा गेम, ठीक है, आई होप अब आपको आसान लगेगा ये, ओके। तो ये ऐसा हो गया, फिर आगे हमें 1/UE की वैल्यू निकालना है, तो 1/UE कितना हो जाएगा, देखो 1/UE को इधर ही रहने तो छोड़ दो, इधर माइनस 1/d है ना, इसे दूसरी तरफ लेके आ जाओ, तो ये आ गया 1/fe, माइनस 1/d इधर आया तो प्लस हो गया, ये 1/d हुआ, ये रह गया 1/UE। 1/UE को इधर लेके आओ, सॉल्व करते हैं, सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो 1/UE इक्वल FE और D, इसका एलसीएम निकालो, ये हो गया FE D, D FE के ऊपर जाएगा, FE D के ऊपर, सिंपल कैलकुलेशन है, खुद करोगे तो समझ में आएगा आपको, D प्लस FE। तो ये 1/UE की वैल्यू निकल गई, ठीक है, ये निकल गया आपको 1/UE की वैल्यू। अब करना ही क्या है, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू पुट करो, ये m है इक्वल
माइनस एफ ओ अपन यूई, यूई 1/UE है, देख सकते हो 1/UE है, तो 1/UE की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, d प्लस एफ ई इंटू एफ ई डी। आप समझ रहे हो ये क्या कहना चाहता हूँ, देखो ये F1/E है ना, ऐसा देखो माइनस F1/UE है, तो F1/UE को आप ऐसे भी लिख सकते हो, F1/UE को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस FO और 1/UE आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, इस टर्म में देखो आप इसे, तो देखो ये F हो गया, तो 1/UE 1/UE का वैल्यू कितना है, d प्लस एफ ई अपॉन एफ ई डी, तो ये ऐसा आ गया d प्लस एफ ई अपॉन एफ ई डी, ये लिख सकते हो आप इसे। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे इजीली। ओके, अब क्या करो, फोकस वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, फोकस को बाहर ले लो, ये एफ ई है इसको बाहर ले लो, एफ इक्वल माइनस एफ, देखो लास्ट लाइन पे हम आ गए अपने एफ अपॉन एफ ई, और ये हो गया डी प्लस एफ ई अपॉन डी, अंदर रह गया डी प्लस एफ ई अपॉन डी, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। करना ही क्या है, अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, आप इसको भी फाइनल आंसर ले सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कर ही रहे हैं तो फाइनल लास्ट कर देते हैं। देखो डी दोनों के अपॉन में है, डी के भी अपॉन में है, तो डी के अपॉन में है का क्या मतलब है, डी अपॉन डी है, और प्लस एफ ई के भी अपॉन में, तो एफ ई अपॉन डी हो गया, तो डी अपॉन डी को हम 1 लिख सकते हैं, डी से डी कैंसिल, 1 तो रह गया, तो ये डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 1, और इससे कर लो ब्रैकेट में क्लोज, और दिस इज आवर मेन आंसर फर्स्ट केस के लिए। वैसे हमने सिंपली निकाल लिया था, लेकिन केस की जब प्रॉपर्टी आए तो हमें ये करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके, तो ये आपके स्टेप्स हो गए, और ये हमारा आंसर देखो। ओके, 98% केस में ये पूछता है एग्जामिनर, मैंने कहा था ये फर्स्ट केस है, एक और सेकंड केस भी होता है, इसे देख ही लिया तो एक लास्ट केस देख ही लेते हैं। पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फटाफट 720p में जाओ, फुल एचडी में 720p, वहां से आप जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ टर्म्स मिटाने पड़ेंगे। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं सेकंड केस क्या है, छोटा सा केस है, 2 मिनट में हो जाएगा, बस 2 मिनट आप सब्र रखो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस है ना, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ क्लियर विजन, वैसे यहाँ पे सेकंड केस आएगा, इफ इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, यदि प्रतिबिंब इंफिनिटी पे बनता है, अनंत पे बनता है, ठीक है। सेकंड केस में यहीं पे लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, सेकंड केस हम यहाँ कहीं नोट कर लेते हैं, इसे हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। आप देख लेना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, ध्यान देना हम इसको हटा रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आई होप, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या करना है, सेकंड केस क्या है हमारे पास, केस सेकंड, इफ इमेज, यदि हमारा इमेज इंफिनिटी पे बनता है, अनंत पे, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी को किस चीज से, या तो इंफिनिटी लिख दो या फिर आइसस होगा लो इंफिनिटी, ठीक है, ये अलग लाइन है, ये अलग चीज है, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ये दो इस लाइन के बीच में। तो इफ इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, तो जब हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन की बात कर रहे थे, तो हम पुट कर रहे थे v को d के इक्वल, लेकिन इस केस में है जो इमेज है वो इंफिनिटी पे गेन हो रहा है, इसलिए v इक्वल d ना होके ये होगा इक्वल इंफिनिटी। इट मींस जहां जहां आपने d पुट किया है ना, वो आपको इंफिनिटी पुट करना है। इस इक्वेशन में जहां जहां आपने d पुट किया वो इंफिनिटी पुट करो, तो देखो सिर्फ यहीं पर है ना d, यहाँ पे इंफिनिटी अगर पुट करो तो क्या हो जाएगा, m इक्वल माइनस एफ अपॉन एफ ई, ये हो गया 1 प्लस एफ ई है ऊपर और नीचे इंफिनिटी, और हमें पता है फिजिक्स में या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग समथिंग अपॉन इंफिनिटी, किसी भी चीज के अगर नीचे इंफिनिटी आ गया तो उसका आंसर हो जाता है 0। याद रखना, किसी भी चीज के नीचे अगर इंफिनिटी हो गया तो उसका आंसर आएगा 0। तो ये एफ ई अपॉन इंफिनिटी, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म हो गया 0, तो ये रह गया 1, और 1 का इसके साथ इंटू करोगे तो कितना रह गया, 1 का इसके साथ इंटू करोगे तो ये सिंपली इतना ही आएगा। ये हमारा सेकंड केस, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ एग्जाम इससे बियॉन्ड पूछेगा, इससे बाहर से पूछेगा। तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।